So I want to discuss a question that was asked in doubt today. And it's a very good question. That is why I want to discuss it with everybody. Let us understand the question first. So there are three objects A, B and C. ये जो C है, ये बड़ा सा वेज, ये बिल्कुल ही फिक्स है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं जा रहा है ये। इसके ऊपर एक और वेज रखा है मास m का, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है मास m का। कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। ये सिस्टम जैसा हमें अभी ऐसा दिख रहा है, दिस सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। वी आर सपोज टू कैलकुलेट कि यार एक सेकेंड में ये जो ब्लॉक A है ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सिचुएशन समझने का ट्राई करते हैं। What is happening over here is that while this is fixed, we know that block B will slide down the incline. What about block A? क्या ये भी ब्लॉक B के साथ साथ डाउन द इंक्लाइन जाएगा क्या? जब ब्लॉक B कुछ ऐसा हो गया है तो क्या ब्लॉक A भी उसी के एग्जैक्ट साथ साथ में जाएगा क्या, चिपक के? So the answer is no. क्यों नहीं होगा ऐसा? So if we look at this object B, इस पे क्या क्या फोर्स this object A, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक तो this normal N1 due to B and its own weight mg. हम देख सकते हैं कि सारे फोर्सेस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, इट मींस its velocity always will be in the vertical direction and therefore it will get displaced in the vertical direction only. एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा ये क्वेश्चन है। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यार जब ब्लॉक B थोड़ा सा नीचे चला गया है, let us say it is somewhere like this, ब्लॉक A जो पहले इसके बीचों बीच था, अब क्या होगा कि यार ये इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टली तो गया नहीं है ना, कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं A पे हॉरिजॉन्टली, सिर्फ वर्टिकली फोर्सेस लग रहे हैं। तो A कैसा हो जाएगा, एकदम वर्टिकली नीचे जाएगा और ऐसे एकदम कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। और हमें ये पता करना है कि यार एक सेकंड में ये कितना डिस्प्लेस हो जाता है। सो राइट नाउ वील अज्यूम दैट दिस इज सफिशिएंटली लार्ज और ऐसा कुछ कॉर्नर तक नहीं पहुंच रहा है, ये कॉर्नर के पहले ही एक सेकंड खत्म हो जाता है। So now that we have understood the situation, we can start solving the question. तो क्वेश्चन सॉल्व करने की अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, अपने को उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ब्लॉक A का। अगर एक्सेलरेशन आ गया उसके बाद तो काफी सिंपल है, इक्वेशंस ऑफ मोशन S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। तो यार अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है तो NLM को याद करना पड़ेगा और हमें FBDs बनाने पड़ेंगे। तो चलो FBD बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले A का FBD बनाते हैं। तो A पे अगर देखा जाए तो क्या क्या फोर्सेस है, इसका मास M, इस पे फोर्स लग रहा है एक इसका वेट mg, और एक ऊपर की तरफ N1, दिस इज ड्यू टू B। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है। इसके बाद अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना शुरू करें, मैं इसका एक्सेलरेशन हमें पता है वर्टिकल है, ऊपर या नीचे हो सकता है, मैं नीचे की तरफ मान लेता हूं। एक्सिस भी बना देते हैं अपन, नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव। इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर लिखेंगे तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल, कौन से डायरेक्शन में, सब कुछ अपन y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, इज इक्वल टू एम ए। इसका एक्सेलरेशन AA मान लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है, एक ऊपर की तरफ N1 और एक नीचे की तरफ mg, इज इक्वल टू इसका मास खुद m, एक्सेलरेशन हमने AA मान रखा है। सो दिस इज क्वाइट इजी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन, अब अपन ये जो वेज B है उसका FBD बनाते हैं। ऐसा कुछ है और ये एंगल थीटा दे रखा है ये वाला। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, तो ये जो N1 है इसका एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा नीचे, है ना N1, ये किसकी वजह से, ड्यू टू A। और क्या, तो और एक फोर्स है, इसका मास भी m है ना, दोनों का मास m है, क्वेश्चन में गिवन था,
तो mg डाउनवर्ड्स, और इसके अलावा एक नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल क्यों लगेगा, मतलब ये वाला जो C हमने इसको माना था वेज को, इन दोनों के बीच में भी कांटेक्ट है, राइट, ये भी ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएगा। तो ये नॉर्मल को लिखते हुए इसको N2 मान लेते हैं अपन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा हमें पता है, डाउन द इंक्लाइन होगा। डाउन द इंक्लाइन में ए भी मान लेता हूं। अभी क्या होता है कि यार जब भी मोशन अलोंग द इंक्लाइन हो, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, बट जब तक अलोंग द इंक्लाइन हो तब तक व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी टेक द एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। दिस मेक्स थिंग्स स्लाइटली इजियर। तो इसको x और इसको y डायरेक्शन में मान लेता हूं। NLM क्या बोलता है कि भाई सबसे पहले सिस्टम डिफाइन करो। अपन ने सिस्टम डिफाइन कर लिया, ये मेरा ब्लॉक बी। उसके बाद उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखो, हमने देख लिया N1, N2 and mg with the correct directions. After that we are supposed to define the axis that we have, and now we are ready to write down the equation in our chosen direction. तो सबसे पहले मैं y डायरेक्शन में लिखता हूं। अब y डायरेक्शन कौन सा है मेरा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ध्यान रखना। सो सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज m into a। हमें पता है कि यार y डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी ना ये ब्लॉक मूव होगा। ये जो ब्लॉक b है अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा भी मूव हुआ तो वो इस वेज के ऊपर उठ जाएगा, कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, या फिर वेज के अंदर दब जाएगा। वो सब नहीं हो रहा है। हमें पता है कि यार ये ऐसा सीधा सीधा डाउन द इंक्लाइन जा रहा है। ऑल इट्स एक्सेलरेशन इज अलोंग द इंक्लाइन, इट डज नॉट हैव एनी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो यार ये जो a परपेंडिकुलर है इसको मैं 0 मान लेता हूं, मतलब 0 हो जाएगा ये। सो व्हाट आर ऑल द फोर्सेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन नाउ। एक तो ये N2, mg और N1 के ये कंपोनेंट्स है ना। अब तक हमें पता है कि ये कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, और सिमिलरली इसका भी ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा N1 cos थीटा। तुमको चाहिए तो एक डायग्राम बना के यहाँ पे एंगल्स निकाल सकते हैं। सो नाउ वी विल गेट N2 minus N1 cos theta minus mg cos theta equals 0। ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब सेम चीज, सेम काम अपन x डायरेक्शन में करते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इन द x डायरेक्शन इज m into a। x डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं तो हमें पता है कि यार एक तो ये mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, एंड सिमिलरली n1 का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन n1 sin थीटा। डाउन द इंक्लाइन मैंने पॉजिटिव ले रखा है इसलिए सारा प्लस आएगा। ये जो N2 है दिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इट डज नॉट हैव एनी कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन। तुम लेना भी चाहो तो N2 cos ऑफ 90 डिग्री लिखोगे जो कि 0 आ जाएगा, है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन हमने इसका a भी माना है। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन बन गई है अपनी। और वेरिएबल्स कितने हैं अगर हम गिनना शुरू करें, अननोन्स कितने हैं, एक N1, एक N2, एक AA और एक AB। इक्वेशन 3 और अननोन 4, बहुत नाइंसाफी है। अब क्या किया जाए, चौथी इक्वेशन कहां से लाएं? तो चौथी इक्वेशन लिखने के लिए वो इतना आसान नहीं है, हमें थोड़ा बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक कैसा, तो ये चीजें तुम लोग ऑलरेडी इंट्यूटिवली लगा रहे हो, बट मैं एक बार थोड़ा फॉर्मली बता देता हूं। तो यार जब भी ऐसे दो ब्लॉक्स है ना, एकदम कांटेक्ट में है ये, और किसी भी एक को फोर्स लगाया जाए, लेट अस से इसको ऐसे राइट साइड फोर्स लगाया, ब्लॉक्स A एंड B, वी नो दैट इफ दीज ब्लॉक्स हैव टू मूव टुगेदर देन they must have the same acceleration in the horizontal direction। इसका भी acceleration a, इसका भी a, और इनफैक्ट क्योंकि दोनों का सेम है अपन पूरे सिस्टम को a acceleration दे सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि ये ग्राउंड बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वाला ब्लॉक अगर कांटेक्ट हमें ग्राउंड के साथ मेंटेन रखना है तो ये ब्लॉक A का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ना ही ब्लॉक B का होगा। ये सारा जो हमने इंट्यूटिवली समझा, इसके पीछे का रूल क्या है?
तो उसके पीछे हम उसके पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. So let us say these are two another blocks. We know that the contact between them is always maintained. If this block moves up or down, it is okay. But अगर contact maintain रखना है तो चाहे इसका vertical direction में acceleration कुछ भी हो, doesn't matter. But horizontal direction में दोनों blocks का acceleration same होना चाहिए. Similarly, जब blocks ऐसे रखे हुए हैं and if the contact has to be maintained, then we know that यार अब चाहे ये ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे पीछे चले जाए, ब्लॉक बी ऊपर आगे पीछे स्लाइड करे, चाहे ब्लॉक ए भी आगे पीछे स्लाइड करे, चलेगा, डजेंट मैटर. दोनों के एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वाई डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन सेम होने पड़ेंगे अगर कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है तो. मतलब अगर ए वाला ब्लॉक ऊपर किसी ए वाई एक्सेलरेशन से जाता है तो बी ब्लॉक को भी सेम एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा. ये सारी चीजें जो हमें इंट्यूटिवली पता है, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इफ कॉन्टैक्ट हैज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन टू सरफेसेस, तब क्या होना पड़ेगा कि यार जो दोनों के एक्सेलरेशन है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट रखना है ना हमें, तो दोनों के एक्सेलरेशन ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होने चाहिए, है ना. यहां पे भी तुम देखो कि यार ये फर्स्ट ब्लॉक में हमें कांटेक्ट मेंटेन रखना था, तो ये जो सरफेस थी इसका ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन विच इन दिस केस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बोथ द बॉडीज शुड हैव सेम एक्सेलरेशन इन which direction? In the direction perpendicular to the common surface. That is, the component of acceleration in the direction perpendicular to the surface must be equal. है ना. दोनों का नेट एक्सेलरेशन, अभी जैसे यहां पे हम देख रहे हैं ये थर्ड वाले डायग्राम में ब्लॉक ए जो है वो ऊपर भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है, नेट एक्सेलरेशन इसका ऐसा कुछ टेढ़ा होगा, और ये ब्लॉक बी का भी नेट एक्सेलरेशन टेढ़ा होगा. बट हमें पता है कि यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स चाहे जो भी हो, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल होने पड़ेंगे. मतलब हमें क्या समझ में आया, अपना कॉन्सेप्ट ये है कि यार अगर कांटेक्ट मेंटेन रखना है, देन द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन perpendicular to surface, perpendicular to the common surface, must be same for both objects. है ना. if contact has to be maintained between two objects लिख लेते हैं. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कांटेक्ट मेंटेन रखना है तो दोनों के एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट सेम होना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको अपन मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि भाई एक का कंपोनेंट इन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस डायरेक्शन इज इक्वल टू दूसरे का acceleration component perpendicular to the surface. Okay, so now that we have understood this concept, now we are ready to write down our fourth equation. तो fourth equation कैसे बनेगी? अगर तुम यहां पे देखो एक बार, हमें कहां पे कांटेक्ट मेंटेन रखना है? यहां पे. ऑल्दो बोला नहीं गया है क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली, बट इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि यार ये ऊपर हवा में नहीं उड़ रहा है, ना ही ये धस के इसके अंदर जा रहा है ना. बोथ देयर दिस contact must be maintained at this surface properly. तो अभी सरफेस ऐसी हॉरिजॉन्टल है, तो हमें पता है कि यार अगर कांटेक्ट मेंटेन रखना है तो A का एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस शुड बी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब वर्टिकल डायरेक्शन. तो हमने देखा था कि यार हमने A का एक्सेलरेशन क्या माना था, हमने AA माना था ना. तो ये तो एवरीथिंग, दिस एंटायर एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो पूरा पूरा AA परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AA. और B का एक्सेलरेशन कैसा था? तो B का एक्सेलरेशन हमने कुछ ऐसा माना था, AB है ना, याद करो यहां पे AB हमने ऐसा माना था डाउन द इंक्लाइन. तो यार व्हाट इज इट्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस कॉमन सरफेस? इसके लिए हम देख रहे हैं ना, इस सरफेस के लिए नहीं देख रहे हैं.
यहां पे लगा रहे हैं। तो यार व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन in the vertical direction, that is the direction perpendicular to this surface? It is simply equal to, its perpendicular component is simply equal to AB sin theta. तो यार हम लिख सकते हैं AA is equal to AB sin theta. तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 4. अब तुम्हारे पास 4 इक्वेशन और 4 अननोन है. कौन सी? द इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1, 2, 3 हमने पहले ही लिख दी थी यहां पे 1, 2 and 3. Now I am sure all of you will be able to solve these 4 equations simultaneously. इस इक्वेशन का तो कोई काम भी नहीं है ना, इसमें तो ए कहीं आ नहीं रहा है. हमारा मेन टारगेट क्या है? भूलना मत, डिस्प्लेसमेंट ए का निकालना है, ए निकालना है. ठीक है, तो इसको तुम इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा. So now you have only 3 equations, equations number 1, 3 and 4. इनको अगर तुम सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना. Acceleration of A would come out to be 2g sin theta upon 1 plus sin theta, 1 upon sin theta plus sin theta, which is ये आ गया acceleration. Once we have this acceleration, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में. Displacement is equal to ut plus half a t square. बोला है कि सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ए भी रेस्ट पे था, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वुड सिंपली बी हाफ ए की वैल्यू ऊपर से लेते हुए. टाइम इज 1 second एंड द फाइनल आंसर दैट वी गेट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये जो चीज है कंस्ट्रेंट्स जो हमने सब यहां पे पढ़ा, दिस इज कॉल्ड एज सरफेस कंस्ट्रेंट, जो तुम लोग बहुत ही जल्द पढ़ोगे, बट क्योंकि क्वेश्चन डाउट में आ गया था, दैट इज व्हाई आई डिस्कस्ड इट राइट नाउ. इफ यू हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग ओवर हियर, प्लीज फील फ्री टू पिंग मी ऑन टेलीग्राम. थैंक यू.